यूनिट ऑफ लाइफ। बच्चा, जो बच्चे न्यू हैं, कई बच्चों को मे भी लग रहा है कि हमने पता नहीं कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। अभी फर्स्ट चैप्टर ही शुरू किया है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी जो एनसीईआरटी में थर्ड, जो एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है ना, लिविंग वर्ल्ड, वो हम थर्ड नंबर पे करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम जो आकाश में फर्स्ट चैप्टर में आपको करवाया जाता है वो है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेकेंड चैप्टर आप करोगे सेल साइकिल एंड सेल डिविजन, थर्ड चैप्टर आएगा लिविंग वर्ल्ड। तो अभी जो हम लोगों ने क्लास में स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर, वो फर्स्ट चैप्टर है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। उसमें भी 10% पार्ट ही उस चैप्टर का कंप्लीट हुआ है, जो आज मैं आपको रिवाइज करवा दूंगी। ठीक है, क्लियर है सबको मेरा पॉइंट? ओके मैम। Yes, यस ma'am. मैम। तो शुरू करते हैं बच्चे। सेल जो है, सेल को हम कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चरल या फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा ही बोला जाता है। यस Yes, मैम। ma'am. तो बच्चा, जो सेल की स्टडी होती है, सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करना, उसके फंक्शन स्टडी करना, उसका कॉम्पोजिशन स्टडी करना, उसको कहते हैं साइटोलॉजी। CYTOLOGY, साइटोलॉजी। और जो फर्स्ट टाइम सेल देखा था, दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक। कब? 1665 में। उन्होंने कहाँ देखे थे डेड सेल्स? इन द थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। कॉर्क होती है आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ट्री। और यहाँ पे कौन से प्लांट में देखे थे उन्होंने? क्यूरकस सुबर, ओक ट्री जिसको कहते हैं, अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे कोई माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ डेड सेल कैसे दिखे थे उनको, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, मैं आपको दिखा रही हूँ। रॉबर्ट हुक को जो स्ट्रक्चर नजर आई थी वो बिल्कुल कैसा था, जैसे कोई भी बच्चा, हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आई थी उनको। Bomb-like structure. हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर जो था, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उसमें उन्होंने कहा कि एम्प्टी कंपार्टमेंट्स हैं, अंदर से वो खाली क्यों थे? कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उनको नजर आया। यस, वो अंदर से खाली इसलिए थे क्योंकि ये डेड सेल्स हैं, ये वाले देखो बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं यहाँ पे। तो ये डेड सेल्स हैं जिनके अंदर ना साइटोप्लाज्म है ना न्यूक्लियस है। तो उन्होंने कहा कि मे बी इनका काम कंडक्शन होगा, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि कॉर्क का काम होता है प्रोटेक्शन। ये जो डेड सेल्स में जो इसकी वॉल है, दैट इज सेल वॉल। अगर आपको क्वेश्चन आए कि सेल वॉल किसने डिस्कवर की, तो भी आंसर बनेगा रॉबर्ट हुक। और ये सेल वॉल में किस चीज का डेपोजिशन है? सुबेरिन का, जो कि एक ऐसा मटेरियल है जो किसी चीज को पास नहीं होने देता। और ये हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर उनको नजर आया था, और ये वर्क उन्होंने अपना पब्लिश कर दिया बुक माइक्रोग्राफिया में। अब मैं आपको वो भी दिखा दूं कि कॉर्क क्या होती है ट्रीज की। ओक कहते हैं उसको कॉमनली, ओक ट्री। उसकी बाहर वाली कवरिंग, जैसे उन्होंने जो थिन उसका सेक्शन लिया और उसको मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस में देखा। ये आप देख रहे हो, ये कुछ पार्ट है ट्री का जहां से कॉर्क को रिमूव किया हुआ है, और कुछ पार्ट पे दिख रही है। तो आपको समझ आ रहा होगा व्हाट इज कॉर्क। यस मैम। ठीक है। Yes, यस ma'am. मैम। तो ओके, तो रॉबर्ट Yes. हुक ने बच्चा हेक्सागोनल एम्प्टी कंपार्टमेंट्स देखे बाउंडेड बाय थिक सेल वॉल। और उसने क्या क्या कहा था उनको? सेलुले, लैटिन में वर्ड यूज किया सेलुले, जिसका मतलब सेल ही है। और उन्होंने क्या कंसिडर किया उनको? चैनल्स फॉर कंडक्टिंग फ्लूइड्स, जो कि बिल्कुल ही गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि कॉर्क का काम क्या है Because एक्चुअली? it प्रोटेक्शन। gave यस, protection. और उन्होंने अपना वर्क किस बुक में पब्लिश किया? माइक्रोग्राफिया में। प्रोग्राम और किया। सेल में जो सेल वॉल है उसके ऊपर किस चीज का डेपोजिशन है? ये लिखा हुआ है Suberin. सुबेरिन का। और ये वाला स्ट्रक्चर उनको नजर आया था अंडर द मैग्नीफाइंग ग्लास लेंस, क्योंकि उस टाइम पे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी नहीं हुई थी। फिर उसके बाद एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक साइंटिस्ट जो है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए थे लिविंग सेल्स। और उन्होंने कौन से लिविंग सेल ऑब्जर्व किए? बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल्स आल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स, आप ऐड कर सकते हो। प्रोटोजोआ एंड स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ इज बेसिकली स्पर्म। प्रोटोजोआ में आ जाता है अमीबा पैरामीशियम। जिन बच्चों ने तो क्लास नोट्स बनाए हैं तो ठीक है, अगर नहीं है जिनके पास वो ऐड कर सकते हो। रेड ब्लड सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स भी बोल देते हैं। और प्रोटोजोआ में आते हैं अमीबा पैरामीशियम। स्पर्मेटोजोआ इज बेसिकली स्पर्म सेलिंग है ये। और उन्होंने किस में देखे थे? अंडर हिज सेल्फ असेंबल्ड माइक्रोस्कोप, खुद असेंबल किया था माइक्रोस्कोप उन्होंने, एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक। देन
रॉबर्ट ब्राउन साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने देखे थे पहली बार न्यूक्लियस को, कहाँ पे? इन दी रूट सेल्स ऑफ ऑर्किड प्लांट्स। ऑर्किड्स आर ऑर्नामेंटल प्लांट्स, आप खुद भी गूगल करके देख सकते हो, ऑर्किड्स के बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, ऑर्नामेंटेशन में काफी ज्यादा यूज किया जाता है इनको। तो वहां पे रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया। बेसिकली ये हम हिस्ट्री देखते हैं पहले सेल की। फिर दुजार्दिन साइंटिस्ट जो हैं इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था लिविंग फ्लूइड जो सेल के अंदर होता है, और उस लिविंग फ्लूइड का क्या नाम रखा? सारकोड, SARCODE। इसी सारकोड को बाद में प्रोटोप्लाज्म कहा गया। किसने कहा प्रोटोप्लाज्म? परकिंजे साइंटिस्ट ने। और फिर इसी प्रोटोप्लाज्म को हक्सले ने क्या बोला? हक्सले साइंटिस्ट ने फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, क्योंकि साइटोप्लाज्म में ही सारी ऑर्गेनेलीज हैं, और उन सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। यहाँ पे बचा 3 टर्म्स मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं। वन इज प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, ये भी आप ऐड करोगे, साइटोप्लाज्म। देखो प्रोटोप्लाज्म का मतलब होता है सेल के अंदर न्यूक्लियस along with cytoplasm, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म इज प्रोटोप्लाज्म। जो वर्ड यूज किया है परकिंजे ने, हक्सले ने कहा कि ये फिजिकल बेसिस है लाइफ का, जिसका मतलब है कि सारी एक्टिविटीज कहाँ होती हैं? साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में है, और उनको कंट्रोल कौन करता है? न्यूक्लियस। व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? अगर हम प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस और हाँ जी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के साथ सेल मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि लिविंग मेम्ब्रेन होती है सेल में, जो हर लिविंग सेल में प्रेजेंट होती है विदाउट एनी एक्सेप्शन। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा एक ही चीज के नाम है, दोनों मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लास्ट। तो सेल वॉल आ रही है प्रोटोप्लास्ट में? नो। तो अगर आप प्लांट सेल के केस में, क्योंकि हमारे एनिमल सेल में तो चलो सेल वॉल है ही नहीं, तो हमारा तो पूरा सेल ही प्रोटोप्लास्ट हो गया, पर प्लांट सेल के केस में आप क्या बोल सकते हो? व्हाट इज प्रोटोप्लास्ट? प्रोटोप्लास्ट इज प्रोटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल। हाँ, या आप कह सकते हो प्रोटोप्लास्ट इज सेल विदाउट सेल वॉल के बिना जितना भी पार्ट है वो सारा प्रोटोप्लास्ट है। सेल मेम्ब्रेन तो आएगी ना प्रोटोप्लास्ट में, सेल वॉल नहीं आएगी। एंड साइटोप्लाज्म में क्या होता है? एक तो साइटोप्लाज्म में होती है सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। उसके बिना जो फ्लूइड पार्ट है साइटोप्लाज्म, हमें लगता है कि ये फ्लूइड ही है सारा, पर एक्चुअल में तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी हैं। तो इसके फ्लूइड पार्ट को कहा गया है साइटोसोल। तो दोनों मिलके बनाते हैं साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेलीज एंड साइटोसोल। साइटोसोल इज फ्लूइड पार्ट, सेल ऑर्गेनेलीज। हाँ जी मैम, प्रोटोप्लाज्म में एक बार और समझा दो प्लीज। प्रोटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का क्या मतलब? देखो ये सेल होता है एनिमल सेल, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये सारा साइटोप्लाज्म है। इस साइटोप्लाज्म में फ्लूइड पार्ट है साइटोसोल, बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म हो गया, दोनों मिलके बनाते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या चीज नहीं कंसिडर हो रही? सेल मेम्ब्रेन, ये वाली कवरिंग। और जब इसको भी कंसिडर कर लें तो क्या बन जाता है? प्रोटोप्लास्ट। ओके मैम। और प्लांट सेल में इसके बाहर एक और कवरिंग होती है, दैट इज सेल वॉल। एनिमल्स में तो होती नहीं है सेल वॉल। क्लियर? यस मैम। यस मैम। इसके बाद जो फर्स्ट मेन टॉपिक आता है इस चैप्टर का, जहां से एनसीईआरटी ने शुरू किया है इस चैप्टर को, वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो है वो 2 साइंटिस्ट हैं, वन इज जर्मन बॉटनिस्ट श्लेडन, पूरा नाम अगर मैं आपको बताऊं तो मैथियास श्लेडन है, और ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है थियोडोर श्वान। तो इन दोनों ने अलग अलग, हाँ जी, इन दोनों ने इंडिपेंडेंटली काम किया था सेल पे। बॉटनिस्ट जो है उन्होंने कई सारे प्लांट सेल ऑब्जर्व किए, जूलॉजिस्ट जो है उन्होंने कई सारे एनिमल सेल ऑब्जर्व किए, फिर उन्होंने अपना काम दोनों ने अलग अलग पब्लिश कर दिया, बुक्स में लिख दिया। बाद में देखा गया कि दोनों एक ही पॉइंट पे बात कर रहे हैं, दैट इज सेल। बच्चे माइक म्यूट रखो। तो जब दोनों का काम एक ही पॉइंट पे था सेल के बारे में, तो दोनों का काम एक साथ पब्लिश किया गया इन द फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी, आल्सो नोन एज सेल डॉक्ट्राइन, जिसमें उन्होंने क्या पॉइंट्स मेन रखे थे? 3 पॉइंट मेन है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स और द प्रोडक्ट्स।
सेल या सेल के प्रोडक्ट्स के बने हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल के प्रोडक्ट मतलब जो ऑर्गेनली फंक्शन कर रही हैं। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और थर्ड पॉइंट उन्होंने दिया कि जो एक्टिविटीज है ऑर्गेनिज्म की वो क्यों आ रही हैं, दे आर ड्यू टू सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज एंड इंटरेक्शंस बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्स। हमारी बॉडी जिन सेल्स की बनी है उनके उनके बीच में जितनी भी एक्टिविटीज और इंटरेक्शंस हो रही हैं उनका सम टोटल है, जो हमारी, जैसे मैं बोल पा रही हूँ, आप सुन पा रही हो, समझ पा रहे हो, वो हमारी सेल की एक एक सेल की प्रॉपर्टी है जो टुगेदर अपीयर हो रहे हैं ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की फॉर्म में। पर वो दोनों ये नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि पुराने सेल से न्यू सेल कैसे बनते हैं। इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया रुडोल्फ वर्शो ने, ये डी है, 1855 में। उन्होंने कहा कि पुराने सेल से ही न्यू सेल्स बनते हैं बाय सेल डिवीजन, जिसको लैटिन में फ्रेज यूज किया गया ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब है न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय सेल डिवीजन। और जब ये पॉइंट ऐड हो गया सेल थ्योरी में तो वो बन जाती है मॉडर्न सेल थ्योरी और प्रिंसिपल ऑफ सेल लीनिएज या सेल डॉक्ट्राइन। हाँ जी अजय प्रताप, आपको बच्चे समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, कहीं पे भी बच्चा कुछ प्रॉब्लम लगे तो आप बोल सकते हो उसी टाइम माइक मैम अनम्यूट करके। डॉक्ट्राइन क्या होता है प्लीज? बेसिकली वही प्रिंसिपल्स के गाइडलाइंस हैं कुछ, जैसे यहाँ कुछ रूल्स बताए ना उन्होंने कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के ही बने होंगे, उनकी प्रॉपर्टीज सेल की प्रॉपर्टी की वजह से आ रही हैं, दैट इज गाइडलाइंस, प्रिंसिपल जो मेन है उसको कहा गया है। ओके Ma'am, मैम। they all are different names of the same process. यस, डिफरेंट टर्म्स आर यूज्ड फॉर द सेम थिंग। Okay, ma'am. फिर इस सेल थ्योरी की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन फर्स्ट है, दैट इज वायरस। देखो उन्होंने कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने हैं, पर वायरस तो ए सेलुलर है, वो तो सेल का नहीं बना होता और किसी बॉडी के अंदर जाके लिविंग एक्ट करता है। अब तो टाइम ही वायरस का चल रहा है, तो वायरस एक इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है। दूसरा एक्सेप्शन है बैक्टीरिया, क्योंकि बैक्टीरिया में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। उन्होंने देखा था प्लांट और एनिमल सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, दैट इज यूकैरियोटिक न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मतलब जब हम न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट कर पा रहे हैं, और वो क्यों सेपरेट कर पाते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो बैक्टीरिया में प्रोकैरियोट्स में नहीं होती। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इस वजह से हम साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग नहीं कर पाते, इसलिए लिखा जाता है कि दे डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। थर्ड एक्सेप्शन है लाइकन्स। लाइकन्स एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म की सिम्बायोटिक एसोसिएशन से बनते हैं। व्हाट इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन? जिसमें म्यूचुअल बेनिफिट हो, दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट हो। तो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म की एसोसिएशन से बने हैं ये? एल्गी एंड फंगस। तो उन्होंने कहा था कि जो एक तरह का ऑर्गेनिज्म है वो एक तरह के सेल्स का ही बना होता है, पर यहाँ पे तो दो डिफरेंट तरह के सेल्स है। एल्गी जो है वो ऑटोट्रॉफिक है, खुद अपना फूड बनाती है। फंगस हेट्रोट्रॉफिक है, फिर भी वो एक साथ मिलके रह के एक न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म करते हैं जिसका नाम है लाइकन। तो ये इस तरह से एक्सेप्शन हो जाता है। नेक्स्ट एक्सेप्शन है मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। उन्होंने देखा था कि जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, पर कुछ ऐसे सेल्स भी है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस है। उसी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन को फंगस या प्लांट्स के केस में सिनोसिटिक बोलते हैं और सिंसीशियल बोलते हैं एनिमल्स के केस में। तो वो दोनों एक्सेप्शन हो जाती हैं। ये उस टाइम भी कुछ बच्चों को कंफ्यूज कर गया था पॉइंट, ध्यान से सुनो। मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स को ही सिनोसिटिक बोलते हैं फंगस या प्लांट्स में, सिंसीशियल बोलते हैं एनिमल्स में। उसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के लिए ये दो अलग टर्म्स यूज होती हैं, सिनोसिटिक एंड सिंसीशियल। और नेक्स्ट एक्सेप्शन है ए न्यूक्लिएटेड, मतलब विदाउट न्यूक्लियस। मेच्योर आरबीसीज और मेच्योर सीव ट्यूब्स में मेच्योरिटी पे, पहले नहीं, मेच्योरिटी पे आके क्या हो जाता है, उनका न्यूक्लियस डीजनरेट हो जाता है, वो ए न्यूक्लिएटेड बन जाते हैं। तो वो भी एक तरह से एक्सेप्शन में ही आता है क्योंकि उनमें न्यूक्लियस नहीं है। उन्होंने देखा था जनरली एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, इस वजह से ये बन जाती हैं सेल थ्योरी की एक्सेप्शंस। हाँ जी बच्चे, यहाँ तक क्लियर है सबको? मैम Yes, हाँ ma'am. जी। Yes, ma'am. मैम जो वायरस है वो सेल्स का नहीं बना तो किससे बना है मैम? वो बना होता है बच्चा, प्रोटीन कोट होता है उसमें, एक बेसिकली प्रोटीन्स है, एंड उसमें हो गए न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो।
मतलब मैम वो बिल्कुल इसका अलग स्ट्रक्चर है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उसमें कोई सेल वाला पार्ट नहीं है, कोई साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन कुछ नहीं है, बस जेनेटिक मटेरियल जरूर है डीएनए, जो हमारे में भी है, डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों में से एक होगा, और उसमें एक सिर्फ प्रोटीन की कवरिंग है। मैम डीएनए और आरएनए में क्या फर्क होता है मैम? दो न्यूक्लिक एसिड है बच्चा, ये अलग अलग। डीएनए इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसमें बेसिकली शुगर डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और जो आरएनए है वो है राइबो न्यूक्लिक एसिड, उसमें राइबोज शुगर है। और दोनों में एक नाइट्रोजन बेस का फर्क होता है, डीएनए में थाइमीन है, उसी की जगह पे आरएनए में यूरेसिल है। डीएनए एक स्टेबल मॉलिक्यूल है, आरएनए अनस्टेबल है। ओके मैम, Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, can you please explain fourth point? मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स जो होते हैं, जब एक सेल में एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो उसको कहते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स। तो उसी मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन को सिनोसिटिक वर्ड यूज हुआ है फंगस या प्लांट्स के लिए, और सिंसीशियल वर्ड यूज हुआ है एनिमल्स के लिए। तो वो भी एक्सेप्शन है, क्यों? क्योंकि जनरली एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होता है, वो यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं। सिंसीशियल, SYNCYTIAL। Okay, ma'am. फिर इसके बाद नेक्स्ट बचा टॉपिक आ जाता है ओवरव्यू सेल का, जिसमें फर्स्ट क्या लिखा है, सेल मेम्ब्रेन, ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मालीमा या बायो मेम्ब्रेन, लिविंग मेम्ब्रेन। बायो मतलब लिविंग, मेम्ब्रेन। तो ये जो लिविंग मेम्ब्रेन है, देखो लिखा हुआ है लिविंग फॉस्फोलिपिड लेयर है ये, इसमें दो फॉस्फोलिपिड होते हैं और प्रोटीन होंगे साथ में, विच एक्ट एज सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, सिलेक्टेड चीजों को पास होने देती है ये, एंड इट इज प्रेजेंट इन एवरी लिविंग सेल। ये कोई भी एक्सेप्शन नहीं है अभी तक ऐसी जहाँ पे लिविंग सेल में सेल मेम्ब्रेन ना हो। तो जो ऑलवेज ओनली बहुत रेयर आता है वायु में, तो ये ऑलवेज प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स। और बच्चा इसकी डिटेल अभी यूकैरियोटिक सेल में आएगा आगे, जो अभी टॉपिक हुआ ही नहीं है क्लास में। हाँ जी मैम वो ह्यूमन बीइंग में, हाँ जी। मैम उनके सेल मेम्ब्रेन में, मैम हाउ मच प्रोटीन एंड परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड रहते हैं? बच्चा एक पहली बात तो प्रोटीन और लिपिड का जो कंसंट्रेशन है, जो कॉम्पोजिशन है, वो वेरी करता है इन डिफरेंट सेल्स। बट अगर ह्यूमन आरबीसी का मेनली जो है, अगर वो हम देखें तो वहां पे 52% प्रोटीन्स हैं और 40% लिपिड्स हैं, बाकी बचा 8% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैं। पर ये कंसंट्रेशन इन डिफरेंट सेल टाइप्स वेरी करती है। आरबीसी की मैं आपको बता रही हूँ 52% प्रोटीन, जो नॉर्मली यही क्वेश्चन आता है, एंड 40% लिपिड्स। ओके मैम। उसके बाद आ जाता है फ्लूइड पार्ट जो सेल के अंदर होगा, दैट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। ये लिखा है फ्लूइड मटेरियल व्हिच फिल्स स्पेस ऑफ द सेल। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, डायरेक्ट लाइन आएगी आपको क्वेश्चंस में ये। इट एक्ट एज मेन एरिना, एरिना इज एरिया फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज, क्योंकि सारी सेल ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में ही है, इसलिए इसको कहा गया है कि ये मेन एरिया है फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। सिंपल क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज मेन एरिना फॉर ऑल सेलुलर एक्टिविटीज? आंसर बन जाएगा साइटोप्लाज्म। इसमें फ्लूइड होगा, ये गलत लिखा है, इट कंटेन्स फ्लूइड, ये किसी बच्चे की नोट्स हैं। साइटोसोल, यहाँ पे साइटोसोल आएगा, जिन बच्चों के पास ये नोट्स हैं इसको सही कर लो। इट कंटेन्स फ्लूइड, साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेलीज, जो मैंने आपको ये बोर्ड पे बताया था, ये लिख लो, ऐड कर लो ये। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम आपने जो मुझे नोट्स भेजे थे उसमें मल्टी न्यूक्लिएट के साथ ना K3B लिखा था, उसका क्या मीनिंग है? हाँ, K3B। हाँ जी मैम। बच्चा वो मैंने उसी टाइम बोला था कि ये जो नोट्स है मैं आपको बच्चों के लिखे हुए आपकी क्लास के किसी के सेंड किए थे, तो वो उसने पता नहीं अपनी तरफ से कुछ लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके मैम। मैम और एक हाँ? ना जो एक्सेप्शंस ऑफ सेल थ्योरी है उसमें भी सिंसेशियल एनिमल के साथ ब्रैकेट में मैम वो मेरा नोट था। ओपालिना समथिंग लिखा था। हाँ, ओपैलिना तो बच्चा एक ऑर्गेनिज्म का नाम है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है, तो इसलिए लिखा होगा सिंसीशियल में। ओपैलिना एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, ये तो सही लिखा है। ये बच्चा आपने K3 क्या लिखा है फिर? वो मैम वो तो मैम वैसे ही मैं लिख देता हूँ, कुछ काम की बात अपने से बना के। अच्छा, तो बच्चा उसका मतलब कोई मीनिंग नहीं है आपके लिए। ओके मैम, मेरे को लगा कोई
कंसंट्रेशन का कोई फॉर्मूला कोई भी नहीं नहीं कोई बॉटनी में कोई कंसंट्रेशन नहीं आती। आपको कभी भी बच्चा ऐसा कुछ लगे तभी मैं नोट्स आपको नहीं करना चाहती होती सेंड, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख के खुद नोट्स बनाओ उससे अच्छी कोई बात नहीं है, क्योंकि ऐसी कुछ मिस्टेक्स या कुछ बच्चों की अपनी अपनी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो बेटर है अभी से, जैसे अभी तो चलो आपकी स्टार्टिंग थी, ये तो चलो आप कुछ बच्चे लेट आए हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो, अभी इसीलिए मैं आपको ये नोट्स ही खोल के एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको मैं बता दूं कि अगर इसमें कहीं गलती है। बट आगे से आप कोशिश करो कि कोई क्लास मिस ना करो, अगर मिस कर जाते हो तो जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको अटेंड करके अपने नोट्स कंप्लीट करो। इसके बाद नहीं बच्चे मैं आपको नोट्स सेंड करूंगी ना, ये तो अभी आपके फर्स्ट क्लासेस थी ना इसलिए सेंड की, इसके बाद नहीं कोई पीडीएफ आएगा आपको, तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ही करने हैं अपने नोट्स कंप्लीट। ओके मैम। ठीक है, इसीलिए है वो चीज, क्योंकि जब आप अपने हाथ से लिखते हो तभी समझ आता है। और ये भी मैं आपको कहूंगी जिन बच्चों ने नोट्स नहीं कंप्लीट किए थे, मतलब जो लेट ज्वाइनीज हैं, वो अपने नोट्स जरूर कंप्लीट कर लो यहीं से, इसी चीज को अपने हाथ से लिख लो। फिर भी कुछ ना पता चले तो मैं हूं ही, आप मुझे मैसेज कर दो, ठीक है। ओके मैम। तो नेक्स्ट पार्ट है, हाँ जी हाँ जी, जो आप नोट्स दिखा रहे हो मैम उसमें जो आपने हमको लिखवाए हैं वो तो बहुत डिफरेंट है। नहीं बच्चा बहुत डिफरेंट नहीं है, वो लैंग्वेज थोड़ी वेरी कर जाती है। आप देखो बेसिक मीनिंग सब में एक ही है। नहीं मैम अभी जो देखो आपने भी जो दोनों सेल दोनों बनवाया उसने फ्लो चार्ट भी बनवाया हुआ था आपने। हाँ, ओवरव्यू ऑफ सेल में आपको मैंने क्लास में इसी चीज को फ्लो चार्ट की फॉर्म में करवाया था, ओवरव्यू ऑफ सेल, और यहाँ पे यस इसको मैंने ऐसे लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं है बच्चे। ओके मैम। मैम वर्ड्स तो सेम ही है ना, वर्डिंग तो। हाँ बस वो फ्लो चार्ट है वहां पे। आप किसी बच्चे को वैसे अच्छा लगता है तो आप ऐसे करो, जिस बच्चे ने स्टार्टिंग से नोट्स कंप्लीट किए हैं ना मेरी क्लास में और उसकी हैंडराइटिंग मतलब पढ़ने लायक है, तो वो भी आप इस पे चैट में अभी सेंड कर दो, या फिर अगली क्लास में सेंड कर देना उसकी इसको फोटो खींच लेना, या स्कैन ज्यादा सही आ जाते हैं, ताकि कोई और बच्चे को अगर वो फ्लो चार्ट की फॉर्म में अच्छा लगे तो वैसे कर लो आप, उसमें कोई फर्क ही नहीं है। ठीक है, या अभी आप वो फ्लो चार्ट वाली पिक क्लिक करके चैट में डाल दो ताकि बाकी बच्चे भी देख लें। मैम आरबीसीज में 8% आपने क्या बोला था? 8% बचा, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। ओके मैम, थैंक यू। फिर आ जाता है सेल का मेन पार्ट जिसका नाम है न्यूक्लियस, जिसको हम ब्रेन या कंट्रोल रूम बोलते हैं सेल का, और इसी में होता है जेनेटिक मटेरियल डीएनए। फिर उसके बाद एक राइबोसोम है जो कि स्मॉलेस्ट मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनेली है, जो दोनों में देखी गई है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। ये तो अभी मैंने लास्ट क्लास में ही बताया, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन से राइबोसोम्स होते हैं? 70S, ये तो अभी बताया था। 70S। हाँ, फिर हम ये भी बोलते हैं कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट, पर राइबोसोम है क्यों? क्योंकि वो मेम्ब्रेनलेस है। क्योंकि वो मेम्ब्रेनलेस है। यस, ये वाला पार्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। यस मैम। अभी फिर उसके बाद नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिज्म दो तरह के हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना है, सिंगल सेल, तो वो उसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगर वो एक से ज्यादा सेल का बना है तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल का बना है, इसका मतलब वो एक ही सेल सारे फंक्शन कर रहा है जो भी हमारे लिविंग के लिए जरूरी होते हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, सर्कुलेशन है, एक्सक्रीशन है, इवन रिप्रोडक्शन, वो सब एक सेल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस है एनसीईआरटी की, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा इससे भी आपको। बॉटनी में ऐसे क्वेश्चन कई आएंगे कि मार्क दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मार्क दी करेक्ट स्टेटमेंट, 4 में से एक करेक्ट होगी या 4 में से एक इनकरेक्ट होगी, तो वो एनसीईआरटी की स्टेटमेंट्स ही आती हैं, उसके बाहर कोई स्टेटमेंट नहीं आती। तो कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी की काफी इंपॉर्टेंट होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ बार बार, वो आप जरूर उसको लेबल कर लिया करो, कोई स्टार वगैरह या कोई उसको आप हाईलाइट कर लो, ताकि जब आप रिवीजन करो तो वो पॉइंट जरूर देख लो। यहाँ पे देखो, सिंगल सेल इज कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एक ही सेल अपने आप को इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करवा सकता है। क्यों? बिकॉज इट परफॉर्म्स ऑल द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। बट अगर हम मल्टी सेलुलर में देखें तो वहां पे क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम का डिवीजन हो गया ना। कोई सेल हैं जो न्यूट्रिशन का ही काम कर रहे हैं, कुछ रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व हैं, कुछ सर्कुलेशन में इन्वॉल्व हैं, तो उससे क्या होगा, एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी जब काम डिवाइड हो जाएगा।
क्लियर? यस मैम। यस फिर इसके बाद एग्जांपल्स आ जाती हैं। यूनिसेलुलर में कई सारी एग्जांपल्स हैं, ये आपको जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर करेंगे तो वैसे ही याद हो जाएंगी, बट अभी के लिए कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चंस में यूज होती हैं तो मैं वो बता रही हूँ, सारी याद करने की अभी जरूरत नहीं है। जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया जिसका कॉमन नेम है, ये लास्ट क्लास में भी बताया था, ब्लू ग्रीन एल्गे। हाँ, अब देखो, अब ये किसी बच्चे ने हाँ, अब ये किसी बच्चे ने ना अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिखा है क्लोरोफिल। ये इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको समझाया होगा कि इसको ब्लू ग्रीन एल्गी इसलिए बोलते हैं, है तो बैक्टीरिया, फिर भी एल्गी बोल रहे हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है सिमिलर टू दी क्लोरोफिल ऑफ एल्गी। तो अब उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग से सिर्फ क्लोरोफिल लिखा हुआ है, इसका यहाँ पे मतलब कुछ नहीं है। क्लोरोफिल कोई ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं है, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी तक ही है यहाँ पे। फिर माइकोप्लाज्मा, जो जिसको हम शॉर्ट में पीपीएलओ भी बोल देते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, स्मॉलेस्ट सेल है जो के। फिर प्रोटिस्टा में आ जाते हैं डायटम्स। प्रोटिस्टा एक किंगडम का नाम है जिसमें सारे ही ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर है, तो उसके आगे कई सारे एग्जांपल लिखे हैं, डायटम्स, डेस्मिड्स, डाइनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, ई है ये, स्लाइम मोल्ड्स। अब इसका आपको इतने याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ लिखो इसमें से डायटम्स, मैं लिख ही देती हूँ बोर्ड पे अगर आपके पास नोट्स नहीं है इसके। यूनिसेलुलर में आप सिर्फ एग्जांपल याद रखोगे, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, उसके बिना डायटम्स जो प्रोटिस्टा में आते हैं, यूग्लिना एक ऑर्गेनिज्म का नाम है, प्रोटिस्टा में आता है ये भी, मलेरिया कॉजिंग ऑर्गेनिज्म प्लाज्मोडियम, अमीबा जो प्रोटोजोन्स में आते हैं, पैरामीशियम, उसके बिना दो फंगस हैं जो यूनिसेलुलर है, उसमें से एक ही याद रखोगे अभी, यीस्ट, जिसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे बता देती हूँ मैं आपको, सैक्रोमाइसिस, जिसको ब्रेड मेकिंग में या ब्रूइंग इंडस्ट्री में यूज करते हैं। फिर दो एल्गी हैं, ग्रीन एल्गी जो कि यूनिसेलुलर हैं, क्लेमाइडोमोनास, जिनको मैं अंडरलाइन करती हूँ वो साइंटिफिक नेम है, उनको अंडरलाइन करना जरूरी होता है, रूल है ये, क्लोरेला। सिर्फ इतने आप एग्जांपल याद रखोगे यूनिसेलुलर में। मल्टी सेलुलर में लिख लोगे एग्जांपल, मोस्ट ऑफ दी फंजाई, क्योंकि दो ही फंगस हैं जो यूनिसेलुलर है, बाकी सारी मल्टी सेलुलर है। हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, हायर प्लांट्स और एनिमल कोई भी नहीं है जो यूनिसेलुलर, सारे एनिमल्स मल्टी सेलुलर ही होते हैं। ये आप मल्टी सेलुलर में एग्जांपल लिख लो, इससे आप लिख लेना अपने नोट्स बनाते हुए। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, पीपीएल और माइकोप्लाज्मा मैम दोनों अलग अलग नहीं होते? माइकोप्लाज्मा बच्चा एक ग्रुप का नाम है बैक्टीरिया के, जिस ग्रुप में सेल वॉल नहीं होती है, उसमें जो स्मॉलेस्ट उसका मेंबर है वो है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, आगे स्पीशीज नेम है, और उसका कॉमन नेम है पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। इसीलिए इसको प्लूरोनिमोनिया कहा गया क्योंकि ये निमोनिया कॉज करते हैं शीप में, जहां से इनको पहली बार डिस्कवर किया गया था, कैटल के लंग के फ्लूइड से इनको पहली बार देखा गया था जहाँ पे उसने निमोनिया किया हुआ था। काफी लंबी स्टोरी है इसकी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में आएगी। मैम पर बुक में तो मैम अलग अलग करके लिखा हुआ है मैम, पीपीएल और माइकोप्लाज्मा। कहाँ पे, किस मैम टॉपिक? मैम प्रोकैरियोटिक सेल में मैम, एनसीईआरटी में। नहीं बच्चे, वो मैं बता रही हूँ ना आपको, वहां पे अब मुझे पता नहीं आप किस लाइन की बात कर रहे हो, आप मुझे अलग से व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको वहां समझा दूंगी देख के। पर मैं आपको बता रही हूँ माइकोप्लाज्मा बच्चे एक ग्रुप का नाम है, नो डाउट, इसमें आगे कई ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, पर इसी में आगे इसका मेंबर है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, आगे स्पीशीज नेम बोल रही हूँ ना, गैलीसेप्टिकम, जो कि स्मॉलेस्ट सेल है, उसी को हम पीपीएलओ बोलते हैं। पीपीएलओ तो माइकोप्लाज्मा को भी बोल सकते हैं बच्चे, ग्रुप को ही बोल रहे हैं ये तो, क्योंकि पीपीएलओ तो उस वे में बोलते हैं कि इनको जब पहली बार देखा गया था, वो देखा गया था कैटल के लंग्स के फ्लूइड से, जिसको प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, जहां पे उन्होंने निमोनिया किया हुआ था। ओके मैम। हाँ जी, लिख लिया ये सबने? इधर यस मैम। तो अब ये आप जो है इधर से लिखोगे। अब देखो यहाँ पे ये भी आपको गलत कर देगा ये वाला पॉइंट। अब इस बच्चे ने लिखा प्लांट्स, उसमें मैंने उसको बताया होगा कि प्लांट्स मल्टी सेलुलर हैं एक्सेप्ट फ्यू एल्गी, जिसमें ये दो एल्गी आते हैं जो यूनिसेलुलर है। अब उसने पूरा नहीं लिखा, ऐसे ये एरो लगा के लिख दिया है, तो ये भी गलत है बच्चा। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला यूनिसेलुलर में आता है,
ये उसने मीनिंग उसी तरह से लिखा हुआ है पर गलत तरीके से इसको इंटरप्रेट किया है। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला और ग्रीन एल्गी जो यूनिसेलुलर में आते हैं, उसके बिना मोस्ट ऑफ दी एल्गी जो है वो मल्टी सेलुलर है। मोस्ट ऑफ दी बाकी जो प्लांट्स, बाकी सारे ही प्लांट्स मल्टी सेलुलर है कुछ एल्गी के बिना। ठीक है, तो आप ये बोर्ड से, ये जो मैंने अभी लिख के बताया आपको, इससे लिखनी है एग्जांपल्स। आपको स्क्रीनशॉट लेके रख लो चाहे अभी इसका, अगर आप अभी नोट्स नहीं बनाया आपने, ताकि यहाँ से ऐड कर लो एग्जांपल्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ये मल्टी सेलुलर की एग्जांपल्स लिखी हैं, जैसे ये देखो इसमें लिखा ही है मोस्ट ऑफ द फंजाई, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स लाइक ब्राउन एल्गी, मोस्टली रेड एल्गी, सम मेंबर्स ऑफ ग्रीन एल्गी। ये अब इतना डिटेल में आपको लिखने की अभी जरूरत नहीं है। ये प्लांट्स के ही सारे ग्रुप्स के नाम है, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। ये आपने मे बी 9th क्लास में किया हो, नहीं किया कोई बात नहीं, अभी के लिए ऐसे याद रखो, हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट है साइज ऑफ सेल्स के बेसिस पे टाइप सेल का। इसमें जो बचा स्मॉलेस्ट सेल है वो देखो ये लिखा हुआ है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, जिसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। इसको कॉमनली बोल देते हैं पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और इनको जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा गया है क्योंकि इनमें सेल वॉल नहीं होती, जिस वजह से दे कैन चेंज देयर शेप। और जोकर उसी वजह से कि शेप चेंज करते जा रहे हैं। और इनिशियली बैक्टीरिया को प्लांट किंगडम में रखा गया था क्योंकि बैक्टीरिया में भी सेल वॉल होती है, प्लांट्स में भी होती है, तो इसलिए इसको कहा गया है जोकर्स ऑफ प्लांट किंगडम, पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। फिर लार्जेस्ट सेल है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट सेल है न्यूरॉन। उसके बिना कुछ और सेल्स का भी साइज गिवन है। आरबीसीज का साइज होता है 7 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरियल सेल का 1 to 5 माइक्रोमीटर, क्योंकि एनसीईआरटी ने 2 जगह अलग साइज दिए हैं तो इसलिए 1 to 5 याद रखोगे। यूकैरियोटिक 10 to 20, वायरस 0.02 to 0.2। अब देखो वायरस का साइज तो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा है, फिर भी इसको स्मॉलेस्ट सेल क्यों नहीं बोला? एनीवन? बिकॉज वो सेल का बना ही नहीं है, वो सेल है ही नहीं है। उसके बाद है शेप ऑफ सेल्स। जो शेप है बच्चा सेल की, वो डिपेंड करती है फंक्शन पे। ये वाला पॉइंट इसमें से इंपॉर्टेंट है, शेप ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन फंक्शन इट परफॉर्म्स। फिर कुछ एनसीईआरटी ने एग्जांपल्स दिए हैं शेप की, जैसे रेड ब्लड सेल्स का, अगर आप ऊपर से देखो तो राउंड दिखते हैं, साइड से देखो तो ऐसे बाइकनकेव व्यू है उसका, ऐसे होते हैं। WBCs का इरेगुलर शेप है, जैसे अमीबा का होता है, उसको अमीबॉइड शेप बोल देते हैं। कोलमनर एपिथेलियम ऐसे हैं, लॉन्ग एंड नैरो। और ऐसे ही शेप होती है पैलिसेड पैरेन्काइमा की, जो मीजोफिल टिश्यू का पार्ट है। अब जो मैंने आपको क्लास में ये वाला नई एग्जांपल बताया होगा, एक ही बताया था मैंने आपको क्योंकि ये एनाटॉमी में आ जाएगा। मीजोफिल टिश्यू ग्रीन टिश्यू है जिसमें क्लोरोप्लास्ट है, उसमें ही एक सेल्स होते हैं जो ऐसे ही होंगे जैसा कोलमनर एपिथेलियम है, जिसका नाम है पैलिसेड पैरेन्काइमा। जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको याद करने की। ये ट्रैकीड्स का होगा इलोंगेटेड स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप का मतलब ही होता है सेंटर से बल्जिंग, टेपरिंग फ्रॉम दी एंड्स। न्यूरॉन लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, ये वाला आप लोअर क्लासेस में भी करते हो, ये वाला डायग्राम क्या है ये डेंड्राइट्स हो जाते हैं इसके। yes, तो लॉन्ग ब्रांच न्यूरॉन हो गया। ये यहाँ तक की है शेप ऑफ सेल्स। ये बच्चे आपको मैंने समझा दिया था ये सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो बाकी बच्चों को क्लास में। तो ये टॉपिक बच्चा, हाँ जी, तो ये टॉपिक अभी करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में करवाऊंगी क्योंकि वहां इसका मेन एक पॉइंट आता है, तो अभी आपको ये जरूरत ही नहीं है करने की। एक्सक्यूज मी मैम, आपने नोट्स में भी नहीं कराया हुआ ना जो रिकॉर्डेड क्लास में है? हाँ जी नहीं करवाया, सुन लो पहले, नहीं करवाया ये टॉपिक मैंने क्योंकि ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, वहां पे इसका मेन पॉइंट आता है, यहाँ करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है? तो इसको आप अभी अवॉइड कर देना। ओके मैम। जो बच्चे नोट्स अब आप बनाओगे तो ये टॉपिक इंक्लूड नहीं करना, ये हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। मैम ये टॉपिक पढ़ेंगे। भेज दिया है मैम। मैंने भी बना दिया है। कोई बात नहीं, फिर इसका कोई नुकसान नहीं है, नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है ये टॉपिक, पर अभी जरूरत नहीं है इसकी। फिर आ जाते हैं टाइप ऑफ सेल। जिन बच्चों ने इनिशियली क्लासेस नहीं लगाई थी बच्चे, आप लोगों को समझ आ रहा है? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ सेल। सेल को मेनली हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं,
प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, और अभी हमारी क्लास में प्रोकैरियोटिक सेल ही चल रहा है। अब आपको समझ आ गया बच्चा कितना पार्ट हुआ था अभी तक? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो जो टाइप ऑफ सेल है वो किस बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, क्या क्राइटेरिया है इसके लिए? तो इसके लिए 3 क्राइटेरिया, इसको अच्छे से नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, मैं इधर आपको लिख के ही समझाती हूँ। अब जो टाइप है बच्चा सेल का, उसको डिवाइड करने के हमारे 3 क्राइटेरिया हैं। वो 3 क्राइटेरिया क्या है? फर्स्ट है टाइप ऑफ न्यूक्लियस। हाँ जी, फर्स्ट है टाइप ऑफ न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स, प्रो मतलब बिफोर, पहले, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस पहले आया जिन सेल्स में, उनको कहा गया प्रोकैरियोटिक सेल। यू मींस एडवांस, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, जिन सेल्स में एडवांस्ड न्यूक्लियस है दे कम अंडर यूकैरियोटिक सेल। तो पहला क्राइटेरिया है टाइप ऑफ न्यूक्लियस। दूसरा है कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन का क्या मतलब है? सेल के अंदर जब मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, एक ऐसी ऑर्गेनेली है जो सेल को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के बाद ही शुरू हो जाती है और ऑलमोस्ट सारे ही सेल में ऐसे फैली होगी। तो ये 2 पार्ट्स में सेल को कैसे डिवाइड कर रही है? जो स्पेस ईआर के अंदर होती है उसको कह देते हैं हम ल्यूमिनल स्पेस, जो बाहर होगी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। तो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया सेल पूरा ही, अंदर वाली स्पेस ईआर के ल्यूमिनल, बाहर वाली एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ये पॉइंट लिखना नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूँ। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन जो है उसका मतलब है बेसिकली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं होती, यूकैरियोट्स में प्रेजेंट है। तो प्रोकैरियोट्स में नो कंपार्टमेंटलाइजेशन, यूकैरियोट्स में देयर इज कंपार्टमेंटलाइजेशन, देयर इज डिवीजन ऑफ सेल इनटू 2 स्पेसेस, 2 पार्ट्स, ल्यूमिनल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, जो आप ईआर में लिखोगे। फिर थर्ड जो क्राइटेरिया है वो है साइटोस्केलेटन। साइटो मींस साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मींस स्ट्रेंथ, रिजिडिटी। कुछ फाइबर्स होते हैं प्रोटीन्स के बने हुए, वो जो है न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म को स्टेबिलिटी देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, जो प्रोकैरियोट्स में नहीं है, यूकैरियोट्स में है। तो इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे मेनली सेल 2 तरह का है, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ और सिर्फ कौन आते हैं? बैक्टीरिया। तो एक अगर मैं आपको किंगडम वाइज बताऊं तो बेसिकली आपके पास अभी तक जो सबसे सक्सेसफुल सिस्टम आया है वो है 5 किंगडम सिस्टम। पूरे इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट किंगडम का नाम है मोनेरा, दूसरी का नाम है प्रोटिस्टा, थर्ड इज फंजाई, फोर्थ इज प्लांटी, फिफ्थ इज एनिमेलिया। तो इसमें से सिर्फ किंगडम मोनेरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल है, बाकी सारे यूकैरियोट्स हैं। मतलब प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 किंगडम आप पढ़ोगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 4th चैप्टर जो कि है हमारा। तो ये सारी ही क्या है? यूकैरियोट्स में आती हैं। तो फर्स्ट बच्चा हमने इसमें स्टार्ट किया है प्रोकैरियोटिक सेल डिटेल में। क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। तो देखो इसमें मैंने क्या लिखा हुआ है, यही लास्ट पॉइंट है। प्रिमिटिव न्यूक्लियस है प्रोकैरियोट्स में, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट है, साइटोस्केलेटन एब्सेंट है। यूकैरियोट्स में एडवांस्ड न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट है, साइटोस्केलेटन प्रेजेंट है। इसके बाद अब मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करवाती हूँ प्रोकैरियोटिक सेल की, जो आप ड्रॉ अभी कर लोगे जिन बच्चों ने नहीं किया था, और जिन बच्चों को उस दिन लग रहा था कि मैं कौन सी डायग्राम की रेफरेंस से लेबलिंग वाला पार्ट जो है डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम आता है पहले। हाँ जी मैम साइड क्लोजर समझा दो एक बार। हाँ जी, ये बच्चा प्रोकैरियोटिक सेल के ही फीचर्स हैं, मैं आपको एक सीक्वेंस में ही बताऊंगी सारी चीजें। ओके मैम। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल बच्चा, प्रो मींस पहले, कैरियो इज न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक वाला जो न्यूक्लियस है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, जहां पे न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, जिस वजह से उसको लिखा गया है कि न्यूक्लियस इज नॉट वेल डिफाइंड, इट इज नॉट ट्रू न्यूक्लियस, जिसको हमने न्यूक्लियोइड बोला था फिर, या जीनोफोर उसको कहा गया, या उसको कहा गया है इंसिपिएंट न्यूक्लियस, जिसमें पूरा डीएनए कंडेंस होके कितने क्रोमोसोम बनाता है? सिर्फ एक, जिसको कहा गया है प्रो क्रोमोसोम। और हमारा जो डीएनए है, अगर मैं अपनी ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो हमारे एक सेल में 2.2 मीटर का डीएनए है, इतनी तो हमारी हाइट भी नहीं है।
तो फिर इतने छोटे सेल में इतनी छोटी स्पेस में जो दिखती नहीं है नेकेड आई से, उसमें कैसे पैक्ड है डीएनए? डीएनए बिल्कुल कॉइलिंग, ड्यू टू कॉइलिंग ये पैक्ड है। और इस कॉइलिंग में कौन हेल्प कर रहे हैं यूकैरियोट्स में? एक प्रोटीन्स हैं जिनका नाम है हिस्टोन प्रोटीन्स। प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होते हैं, वहां पे उसी की जगह पे होंगे नॉन हिस्टोन प्रोटीन जिनका नाम है पॉलीअमीन्स, जो पैकिंग में हेल्प करते हैं अलोंग विद आरएनए। अब पैकिंग का मतलब क्या है? बिल्कुल पैकिंग वैसे होती है जैसे पतंग की डोर को आप चरखड़ी पे लपेट देते हो। चरखड़ी इज प्रोटीन्स, पतंग की डोर इज डीएनए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल में जैसे मैंने आपको कहा कि साइटोस्केलेटन नहीं होता, तो साइटोस्केलेटन ना होने से जो जैसे ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, जो साइटोप्लाज्म है ना बच्चा, वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता रहता है ताकि सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते रहे, सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन होती रहे विद इन द सेल। तो ये जो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है साइटोप्लाज्म का, दिस इज नोन एज साइक्लोसिस और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, जो कि एब्सेंट होगी प्रोकैरियोट्स में, प्रेजेंट होगी यूकैरियोट्स में। Why it is absent in prokaryotes? Because cytoskeleton is responsible for cyclosis. जब cytoskeleton ही नहीं है prokaryotes में, तो how can cyclosis be present in prokaryotic cell? So that's why it is absent in prokaryotes, present in eukaryotes. What is cyclosis? I repeat, clockwise or anti-clockwise movement of cytoplasm is known as cyclosis or cytoplasmic streaming. क्लियर? Yes, ma'am. फिर एक और रैंडम एक और पॉइंट लिखवाया होगा मैंने आपको कि प्रोकैरियोट्स में दे हैव सिंगल एनवेलप सिस्टम। ये भी आपको मैं यही समझा दूं डायग्राम शुरू करने से पहले। प्रोकैरियोट्स में बच्चे एक ही ट्रू लिविंग मेम्ब्रेन है। ट्रू लिविंग मेम्ब्रेन का मतलब होता है, बच्चे माइक म्यूट प्लीज। ट्रू मेम्ब्रेन का मतलब होता है जो लिपिड्स और प्रोटीन्स की बनी हो। तो प्रोकैरियोट्स में एक ही लिविंग मेम्ब्रेन है जो कि है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि उसके अंदर तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है ही नहीं, कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं है। इसीलिए इनमें हम लिखते हैं सिंगल एनवेलप सिस्टम। सिर्फ एक ही ट्रू मेम्ब्रेन है, लिविंग मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि यूकैरियोट्स में एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, फिर उसके बाद सारी ऑर्गेनेलीज भी मेम्ब्रेन बाउंड है ज्यादातर, तो इसलिए वहां पे हम लिखते हैं डबल एनवेलप सिस्टम यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में सिंगल एनवेलप सिस्टम। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ 70s राइबोसोम्स हैं, यूकैरियोट्स में दोनों होते हैं। इतना ही लिखवाया है आपको मैंने। फिर प्रोकैरियोटिक सेल का डायग्राम पे आ जाते हैं अब। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, जो मैम यूकैरियोटिक सेल में मैम ग्लाइकोकैलिक्स होती है मैम, वो लिविंग होती है या नॉन लिविंग? First of all, eukaryotic cell में नहीं होती glycocalyx. It is found only in prokaryotic cell and it is a dead covering, non-living covering है ये। ओके मैम। अब बच्चा प्रोकैरियोटिक सेल की डायग्राम आप सब ड्रॉ करोगे जिन्होंने नहीं की थी क्लास में। यहाँ पे हम फर्स्ट शुरू करेंगे सेल मेम्ब्रेन से ड्रॉ करना। आप ध्यान से ड्रॉ करना क्योंकि वहां यहाँ पे इसकी सेल मेम्ब्रेन की इन ग्रोथ भी ड्रॉ करनी है, आउट ग्रोथ भी करनी है। जैसे कि कुछ पॉइंट्स पे मेम्ब्रेन ऐसे अंदर को इन ग्रो करेगी, कुछ पॉइंट्स पे वो बाहर को आउटग्रो करती है, कुछ पॉइंट्स पे वो ऐसे लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाएगी, कुछ पॉइंट्स पे नैरो पॉइंटेड स्ट्रक्चर्स बनाएगी, और नैरो पॉइंटेड स्ट्रक्चर का नंबर भी ज्यादा होगा और जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उनका नंबर भी कम होगा। तो ये है फर्स्ट कवरिंग जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या लिविंग मेम्ब्रेन जो कि है, दूसरा नाम क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? सेल मेम्ब्रेन, बायो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लीमा। इसके बाहर होती है सेल वॉल, और आप सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में रखते हो स्पेस। अब जो मैं येलो कलर से बना रही हूँ ये सेल वॉल है जो कि डेड कवरिंग है, प्रोकैरियोट्स में बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की, और इसी की एक्सटेंशन प्रेजेंट होती है यहाँ पे जिसका नाम है फ्लैजिला लोकोमोटरी स्ट्रक्चर। ये तो लास्ट क्लास में ही किया है तो आप सबने किया ही होगा ये। दिस इज, मैं बाद में चलो लेबलिंग करती हूँ। इसके बाहर एक और कवरिंग होती है सेल वॉल के बाहर जिसका नाम है ग्लाइकोकैलिक्स, जो दो फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है, थिक भी हो सकता है, थिन भी हो सकता है।
फिर इसके अंदर होगा जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जिसको आप जहां से शुरू करोगे ड्रॉ करना वहीं पे खत्म करना होता है। इसका ये मतलब है कि ये सर्कुलर है। सर्कुलर का मतलब ऐसा नहीं होता कि राउंड ही होगा, सर्कुलर का मतलब होता है क्लोज एंडेड, कि जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म हो गया। और होगा ये दो स्ट्रैंड्स का बना हुआ, डबल स्ट्रैंडेड, पर हम इसको सिंगली एक थ्रेड भी दिखा रहे हैं क्योंकि डबल में और कंफ्यूजन हो जाती है इसमें। और प्रोकैरियोट्स में इसके बिना एक और एक्स्ट्रा डीएनए प्रेजेंट होगा, ऐसे वैसा ही सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जिसका नाम है प्लाज्मिड। और इसमें कुछ इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, मतलब जो कुछ स्टोर कर रही हैं कुछ मटेरियल्स को, कुछ ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो उनको। और इसके बिना एक एमआरएनए की चेन पे, ये भी आपको लास्ट क्लास में ही बताया अभी, मैसेंजर आरएनए जो है इसकी चेन पे 4 से 8 राइबोसोम ऐसे अटैच होंगे जो कि 70s राइबोसोम्स हैं, जिसको कहते हैं पॉलीजोम या पॉलीराइबोसोम। बाकी इसके अंदर सारा फ्लूइड पार्ट है, दैट इज साइटोप्लाज्म। ये एक सिंपल प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है जिसमें सिर्फ बैक्टीरिया ही आते हैं। अब मैं इसकी लेबलिंग कर दूं। आउटर मोस्ट लेयर इज ग्लाइकोकैलिक्स, साथ साथ मैं एक्सप्लेन भी करूंगी इसको। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइको वर्ड का मतलब भी होता है पॉलीसेकेराइड्स। ये बनी है कॉम्प्लेक्स शुगर की, जिसको पॉलीसेकेराइड बोल रही हूँ मैं। इसका कॉम्पोजिशन, और ये नॉन लिविंग लेयर है, इसका कॉम्पोजिशन और इसकी थिकनेस डिफरेंट सेल्स में वेरी कर सकती है। इट कैन बी प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ थिन स्लाइमी लेयर, उसको कहते हैं बिल्कुल वैसा जैसे एलोवेरा तोड़ के आपको वो फ्लूइड सा निकलता, चिपका सा होता है जो, बिल्कुल वैसा होगा स्लाइमी लेयर। या ये प्रेजेंट हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ थिक रिजिड कैप्सूल, जो हार्ड होगा, थिक होगा। अगर ये स्लाइमी लेयर की फॉर्म में है तो इसमें सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स होंगे, कॉम्प्लेक्स शुगर्स। और अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स कैप्सूल की फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसमें पॉलीसेकेराइड्स के साथ साथ एक अमाइनो एसिड होगा जिसका नाम है डी ग्लूटामिक एसिड। स्लाइमी लेयर का काम होता है डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करना और स्टिकीनेस देना, अडियर किसी चीज के साथ चिपकने में हेल्प करना बैक्टीरिया को। और कैप्सूल का काम होता है उसको पैथोजेनिक बनाना, वायरुलेंट बनाना, मतलब डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में या किसी की भी बॉडी में जाएगा जिसको हम होस्ट कहते हैं, तो उसका इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता बैक्टीरिया को ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैप्सूल। तो इसमें आपको मैंने लिखवाया है कि कैप्सूल हेल्प्स बैक्टीरिया टू हाइड फ्रॉम होस्ट इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनोजेनिक हो गया वो, मतलब वो रेजिस्ट करने लग गया हमारे होस्ट के इम्यून सिस्टम को, इसीलिए इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी दे रहा है कौन? कैप्सूल। फिर कैप्सूल के बाद सेकंड लेयर होती है सेल वॉल, जो कि डेड लेयर है, थिक रिजिड, प्रॉपर शेप दे रही है, स्ट्रेंथ दे रही है सेल को, और सेल को बर्स्ट नहीं होने देती हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। और ये बनी है नॉन लिविंग मटेरियल, ये वो पेप्टिडोग्लाइकन ऑल्सो नोन एज म्यूरिन। फिर जो थर्ड लेयर है वो है लिविंग लेयर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, जिसका कॉम्पोजिशन स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन से, बस यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल नहीं प्रेजेंट होता। कोलेस्ट्रॉल की जगह पे होपानॉइड्स होंगे जो फ्लूइडिटी को कम करते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाईली एक्टिव क्योंकि वो बहुत सारे काम परफॉर्म कर रही है, रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ये सब कैसे कर रही है अभी आगे बता रही हूँ, इन ग्रोथ और आउट ग्रोथ में। ये तीन लेयर मिलके बनाती हैं सेल एनवेलप, जिसमें तीन लेयर हैं जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से डिफरेंट है। और ये जो स्पेस है बिटवीन सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज फ्लूइड फिल्ड स्पेस, जिसका नाम है पेरीप्लाज्मिक स्पेस। This space is known as periplasmic space. इसको मैंने आपको नंबर 1 लिखवाया होगा वहां पे, सेल एनवेलप को, मतलब सेल एनवेलप को नंबर 1 दिया है, नॉट ग्लाइकोकैलिक्स। फिर बताओ वहां पे नंबर 2 मैंने इनग्रोथ्स बताया होगा। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनग्रोथ्स हैं जिनका नाम है मीजोसोम। जो साइड पे होते हैं उनको कहते हैं लेटरल मीजोसोम, और जो सेंटर में है उसको कहते हैं सेप्टल मीजोसोम। दोनों ही मेम्ब्रेन की क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनग्रोथ। तो ये आ जाता है नंबर 2 हेडिंग में, जो इसका नाम है मेम्ब्रेन इनग्रोथ्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इनवेजिनेट होके बना रही है ये स्ट्रक्चर। इसका रीजन क्या है मैं अभी आपको समझा देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पे ही होते हैं ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया तो है नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो रेस्पिरेशन का काम कौन करेगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, क्योंकि एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। तो ये मेम्ब्रेन इनवेजिनेशन इसलिए फॉर्म करती है ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो पाए। सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ एंजाइम ज्यादा हो जाएंगे, और नंबर ऑफ एंजाइम ज्यादा होंगे तो रेस्पिरेशन ज्यादा होगी, जिससे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी, इसलिए ये बनाते हैं। तो आपको इसमें से क्वेश्चन आता है कि प्रोकैरियोट्स का कौन सा स्ट्रक्चर है विच फंक्शंस सिमिलर टू द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स या एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ यूकैरियोट्स। एनालॉगस मतलब फंक्शन जब सेम हो, स्ट्रक्चर अलग हो। तो आंसर बनता है मीजोसोम, जिस वजह से इसको कॉन्ड्रियोइड भी बोला गया है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का दूसरा नाम है माइटोकॉन्ड्रियन, उस वजह से मीजोसोम को बोल दिया कॉन्ड्रियोइड। और उसके बिना ये हेल्प करते हैं डीएनए रेप्लिकेशन, सेल डिवीजन में, और डीएनए की डिस्ट्रीब्यूशन करने में दो इक्वल डॉटर सेल्स में, बाइनरी फिजन में बेसिकली ये हेल्प करेंगे। उसके बाद आती है मेम्ब्रेन की आउटग्रोथ, ये जो कि ये दो हैं जो लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, इनका नाम है पिलाई, जो एक से दूसरे बैक्टीरिया को अटैचमेंट करने में हेल्प करती हैं ड्यूरिंग अ प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन। बनी है पिलिन प्रोटीन की, इनका नंबर पर सेल कम होगा, और ये लॉन्ग एंड ट्यूबुलर हैं, और इनकी फॉर्मेशन कंट्रोल करता है एक एक्स्ट्रा डीएनए जिसका नाम है एफ प्लाज्मिड। और जो शॉर्ट ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, नीडल लाइक, नैरो, मोर इन नंबर पर सेल, उनका नाम है फिम्ब्रे। ये हेल्प करते हैं बैक्टीरिया की किसी नॉन लिविंग मटेरियल के साथ अटैचमेंट, जैसे कोई रॉक सरफेस, कोई पत्थर हो सकता है, कोई स्टोन, या कोई काउडंग से, किसी भी मतलब नॉन लिविंग मटेरियल से अटैचमेंट में हेल्प करते हैं फिम्ब्रे। और ये दोनों आते हैं थर्ड हेडिंग के अंडर, मेम्ब्रेन आउटग्रोथ। तो देखो मेम्ब्रेन इनग्रोथ, मेम्ब्रेन आउटग्रोथ के जो फंक्शन है वो बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फंक्शन हुए, क्योंकि उसी की है। तो इसलिए मैंने यहाँ बोला आपको कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज हाईली एक्टिव, जिसको हम मेटाबॉलिकली एक्टिव बोलते हैं, कि कई सारे काम कर रही है बैक्टीरिया में। फिर फोर्थ नंबर पे मैंने आपको बताया होगा मेन डीएनए, ये वाला न्यूक्लियोइड, इसको हम देते हैं नंबर 4। मेन डीएनए ये है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए विच इज प्रेजेंट डायरेक्टली इन दी साइटोप्लाज्म विदाउट एनी न्यूक्लियर कवरिंग। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, ट्रू नहीं है, इसको हम कहते हैं प्रिमिटिव इंसिपिएंट न्यूक्लियस, न्यूक्लियोइड या जीनोफोर। और यहाँ पे होल डीएनए कंडेंसेस टू फॉर्म पैक्ड टू फॉर्म, कंडेंस और पैक का सेम मतलब है, सिंगल क्रोमोसोम जिसका नाम है प्रोक्रोमोसोम। और यहाँ हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं होंगे, कौन होंगे? नॉन हिस्टोन प्रोटीन, पॉलीअमाइंस और आरएनए। उसके बिना यहाँ पे होता है एक्स्ट्रा डीएनए जो कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर ही होगा, पर इसको मेन डीएनए से कोई लेना देना नहीं है, ये खुद को अपने आप रेप्लिकेट करेगा, अपने आप को मतलब डुप्लीकेट करेगा, रेप्लिकेट डुप्लीकेट सेम मीनिंग है, और अपना काम खुद करते हैं, तो सेल्फ ऑटोमेटिक हो गए, इसलिए इनको कहा गया है सेल्फ ऑटोनॉमस पार्टिकल, जिसका नाम है प्लाज्मिड, जो एक यूनिक करेक्टर देते हैं बैक्टीरिया को, क्योंकि प्लाज्मिड आप और कहीं नहीं पढ़ोगे, सिर्फ बैक्टीरिया में होते हैं। इनके कई सारे टाइप्स हैं, जैसे एफ प्लाज्मिड जिसका मतलब है फर्टिलिटी प्लाज्मिड, जिस वजह से बनती हैं पिलाई। तो अगर एफ प्लाज्मिड है तो एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया पिलाई होंगे, एफ प्लाज्मिड नहीं है, एफ नेगेटिव बैक्टीरिया पिलाई नहीं होंगे। उसके बिना एक प्लाज्मिड का टाइप है डीग्रेडेटिव प्लाज्मिड, जो डीग्रेड करने में हेल्प करते हैं हाइड्रोकार्बन्स को, जिस वजह से वो यूज होते हैं इन दी पेट्रोलियम पोल्यूशन कंट्रोल। और ये देखा गया है बैक्टीरिया स्यूडोमोनास प्यूटिडा में। एक ही बैक्टीरिया का नाम है स्यूडोमोनास प्यूटिडा, उसके दो कंपोनेंट है साइंटिफिक नेम के, कॉमनली नोन है सुपरबग। एक होते हैं आर प्लाज्मिड, आर का मतलब है रेजिस्टेंस, अगर किसी बैक्टीरिया में आर प्लाज्मिड है तो वो रेजिस्टेंस, मतलब रेजिस्टेंस इज उसको कुछ नहीं होगा हार्मफुल केमिकल से, टॉक्सिक मेटल से, हैवी मेटल से। एक होते हैं टीआई प्लाज्मिड, जिसका मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। जिन बैक्टीरिया में टीआई प्लाज्मिड होगा दे कैन इंड्यूस सेल डिविजन्स, कि सेल अपने आप डिवाइड करते रहेंगे, इस वजह से उनको यूज किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जहाँ पे जीन्स को ऑल्टर किया जाता है, चेंज किया जाता है, हमारे बेनिफिट के लिए यूज किया जाता है। उसके बिना आपको मैंने और कौन सा बताया, कॉल प्लाज्मिड, कॉल का मतलब है कॉलिसिन। जिन बैक्टीरिया में कॉल प्लाज्मिड होगा वो सिक्रीट करते हैं टॉक्सिन कॉलिसिन, जिस वजह से वो दूसरे बैक्टीरिया को मार सकते हैं जब उनमें आपस में कंपटीशन होता है। 6 नंबर पे ये वाला स्ट्रक्चर है जिसका नाम है, हाँ जी मैम, सिंपल प्लाज्मिड का मैम मेन फंक्शन क्या होता है? सिंपल प्लाज्मिड कुछ होता ही नहीं है बच्चा, उसका कोई ना कोई टाइप होगा, मतलब उसका जैसा फंक्शन है उसको उस बेसिस पे टाइप बोल दिया उसका। मैम कोई इनका मैम मेन फंक्शन नहीं होता मैम जो कॉमन होता है सभी में? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, एफ प्लाज्मिड सबसे कॉमन है वैसे। ओके मैम।
फिर है पॉलीजोम। पॉलीजोम का मतलब है एक मैसेंजर आरएनए की चेन है जिसपे 4 से 8 70s राइबोसोम अटैच हैं फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस होना इज उस प्रोसेस का नाम है ट्रांसलेशन। बेसिकली आरएनए से पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन एक ही बात है, इनका बनना इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, जो करता है पॉलीजोम, या इसको कहते हैं पॉलीराइबोसोम या एर्गाजोम। और ये क्या करवा रहे हैं, बल्क में प्रोटीन सिंथेसिस करवा रहे हैं, लार्ज स्केल सिंथेसिस ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। और 7th स्ट्रक्चर है, आपको 8 स्ट्रक्चर नहीं बताई मैंने, कौन सी रह गई है? हाँ, आपको 7 नंबर फ्लैजिला दिया है मैंने। मैम 6 नंबर। चलो ये आप कर लो चेंज, 6 फ्लैजिला कर लो सब लोग ही, क्योंकि फिर वो ये 7 कर लो। फ्लैजिला बच्चा जो है, जैसे आप देख रहे हो येलो कलर की सेल वॉल थी, येलो ही मैंने फ्लैजिला बनाया, इसका मतलब सेल वॉल का ही आउटग्रोथ है फ्लैजिला, प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला, जिसके 3 पार्ट्स होते हैं, बेसल बॉडी, हुक एंड फिलामेंट। बेसल बॉडी में एक रॉड होती है, उसके अराउंड 4 रिंग्स हो सकती हैं। फिर हुक पार्ट होता है ये वाला जो 360 पे रोटेट हो सकता है, और जो सबसे लॉन्गेस्ट एक्सटेंडेड पार्ट है जो दिख रहा है वो है फिलामेंट, जो बना होगा प्रोटीन फ्लैजिलिन का। ये आपको थोड़ा सा मैं नोट्स ओपन करके दिखा देती हूँ। और 8th पार्ट होगा इंक्लूजन बॉडीज। इस बार नीट में क्वेश्चन भी आया था इंक्लूजन बॉडी से। ये रिजर्व मटेरियल्स हैं जो डायरेक्टली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है प्रोकैरियोट्स के। दे कैन बी मेम्ब्रेन बाउंड, पर वो ट्रू मेम्ब्रेन नहीं होगी, फॉल्स मेम्ब्रेन होगी, बेसिकली लिपिड प्रोटीन दोनों की नहीं बनी होगी, नॉन यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको, या फिर ये मेम्ब्रेन लेस ही होंगे। इसमें भी आगे कई सारी बॉडीज आ जाती हैं, जैसे फॉल्स मेम्ब्रेन बाउंड में आ जाता है गैस वैक्यूल, जिसको स्यूडो या फॉल्स वैक्यूल कहते हैं, क्योंकि वो बोएंसी देगा। बोएंसी इज के उसके अंदर जब गैस होगी तो बैक्टीरिया जो है वो फ्लोट करेगा पानी के सरफेस पे, जिस वजह से उसको प्रॉपर सनलाइट मिल सकती है फोटोसिंथेसिस के लिए। और गैस वैक्यूल देखी गई है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, जो कि है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बिना मेम्ब्रेन, फॉल्स मेम्ब्रेन बाउंड में आ जाते हैं सल्फर ग्रेन्यूल जो सल्फर स्टोर कर रहे हैं, और पीएचबी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, जिसका मतलब है वो कार्बन स्टोर कर रहे हैं। और मेम्ब्रेनलेस में आ जाते हैं ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, जो ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं, जैसे हमारे बॉडी में भी फूड ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। उसके बिना एक वॉलुटिन ग्रेन्यूल है जो फॉस्फेट स्टोर करते हैं। फॉस्फेट इसलिए चाहिए क्योंकि एटीपी फॉस्फेट से ही बनना है, एटीपी इज एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, फॉस्फेट वहीं से ही आएगा ना अगर इनमें फॉस्फेट स्टोर होगा। और इसमें और मैंने कौन से बताया, एक साइनोफाइसिन स्टार्च बताया होगा। साइनोबैक्टीरिया में जो स्टार्च होती है वो जो प्लांट वाली स्टार्च है बिल्कुल वैसी नहीं होती, जिस वजह से उसको साइनोफाइसिन स्टार्च कहा गया है। उसके बिना लिपिड स्टोरिंग ग्रेन्यूल हो सकते हैं जिनको बीटा ग्रेन्यूल्स बोल देते हैं। बाकी फ्लूइड पार्ट जो है साइटोप्लाज्म, स्यूडो वैक्यूल बोला था। हाँ जी क्या बोला आपने? एग्जांपल में मैम आपने स्यूडो वैक्यूल एंड गैस वैक्यूल बोला था, तो अभी क्या बोला फिर? हाँ सही तो बोला, गैस वैक्यूल को स्यूडो या फॉल्स वैक्यूल भी बोलते हैं। ओके मैम। बोलते हैं बच्चे उसको। मैं अभी आपको, ये आपने डायग्राम्स अपने ड्रॉ कर ली? यस मैम। इसके नोट्स ओपन करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ जो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल के जो बच्चा नोट्स हैं वो मेरे अपने ही लिखे हुए हैं, तो इसमें गलती कोई नहीं है। और ये कंप्लीट मैंने आपको भेज दिए है, और अब हमारा क्लास में तो अभी शायद कंप्लीट हुआ हो गया है ना, लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया हमने प्रोकैरियोटिक सेल। यस सर। ओके, तो ये मैं आपको एक बार पढ़ के भी एक्सप्लेन कर दूं जो मैंने आपको बताया। देखो इसमें प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ये आपके लिए एक न्यू वर्ड है, मैंने आपको क्लास में नहीं बताया होगा। एक्टिनोमाइस्टिस, ये भी एक बैक्टीरिया ही होते हैं, वो सब प्रोकैरियोट्स में आते हैं। जनरली बैक्टीरिया का साइज स्मॉल होगा और ये मल्टीप्लिकेशन रेट इनका ज्यादा होता है, बाइनरी फिजन बहुत जल्दी जल्दी करते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल। शेप और साइज में काफी वेरी कर सकते हैं, पर जो बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है सेल का वो सेम ही होगा सब में। तो फर्स्ट इसमें आता है सेल एनवेलप, जो बना है 3 स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट मेम्ब्रेन से। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, देन सेल वॉल, देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स देखो लिखा है आउटर मोस्ट लेयर मेड अप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, बड़े मॉलिक्यूल जो कि है पॉलीसेकेराइड, कॉम्प्लेक्स शुगर, जैसे मैंने आपको कहा था, इसका मतलब जो हेल्प करते हैं एडिशन। एडिशन इज
स्टिकीनेस किसी के साथ स्टिक करने में, और प्रोटेक्शन देते हैं। ये वेरी कर सकता है थिकनेस में, जैसे कि थिन स्लाइमी लेयर हो सकता है और थिक रिजिड कैप्सूल हो सकता है। स्लाइमी लेयर सिर्फ पॉलीसेकेराइड्स की बनी है, बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर रही है फ्रॉम हाइड्रेशन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पे आप ऐड कर लोगे ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टिकीनेस, स्लाइमी लेयर में लिखोगे ऑल्सो प्रोवाइड्स स्टिकीनेस, स्टिकी नेचर भी देती है ये। कैप्सूल जो है वो पॉलीसेकेराइड्स के साथ साथ डी ग्लूटामिक एसिड एक अमाइनो एसिड है, ये भी होगा इसमें। ये बबल गम जैसा टेक्सचर देगा बैक्टीरियल सेल को और अटैचमेंट में भी हेल्प करेगा। उसके बिना इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी देता है बैक्टीरियल सेल को, बेसिकली हमारे होस्ट के इम्यून सिस्टम से प्रिवेंट करेगा। मैं आपको इसके लिए एक पिक्चर दिखा दूं, ये वाली। इसमें फर्स्ट जो है ये सेल है विद स्लाइमी लेयर, तो देखो ऐसा रफ सा होगा, अनऑर्गेनाइज्ड सी लेयर है, रफ सी, थिन भी दिख रही है आपको, कहीं कहीं से पता चल रहा होगा। और ये कैप्सूल है जो कि एक बड़ी ऑर्गेनाइज्ड थिक लेयर होती है। तो ये फर्क आएगा बैक्टीरिया की एक्सटर्नल अपीयरेंस में अगर उसमें स्लाइमी लेयर या कैप्सूल में से कुछ है। ओके मैम। उसके बाद फिर आ जाती है सेल वॉल, जो कि थिक डेड कवरिंग है बैक्टीरियल सेल के अराउंड, जो डेफिनेट शेप और स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रही है, बर्स्ट होने से बचा रही है सेल को। बर्स्ट सेल कहाँ होगा? हमेशा हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, क्योंकि पानी अंदर जाता है सेल के हाइपोटोनिक सोल्यूशन में। ये सोल्यूशंस का टॉपिक भी एक अलग चैप्टर में आएगा। ये बनी है पेप्टिडोग्लाइकन की, जिसको म्यूरिन भी बोलते हैं। पेप्टिडो में आता है टेट्रापेप्टाइड चेन एंड पॉलीसेकेराइड्स। टेट्रापेप्टाइड चेन में कौन कौन से अमीनो एसिड्स आते हैं? एल एलानिन, डी ग्लूटामिक एसिड, DAPA या एल लाइसिन। ये अभी मैंने आपको ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बताया, नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। और डी एलानिन। पॉलीसेकेराइड्स आ जाते हैं नैग एंड नैम। नैग का फुल फॉर्म ये है एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। बच्चा यहाँ से जो पार्ट है ये सारा एक्स्ट्रा है, ये आपकी अपनी इच्छा होती है कि आप इतना याद करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, इसका डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि मैंने आपको डायग्राम से भी समझाया था, नैग नैम में आपस में जो बॉन्ड है इसका नाम है बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ये लिखा हुआ है। और ये जो टेट्रापेप्टाइड चेन्स होती हैं ये आपस में लिंक होंगी, एक का थर्ड अमाइनो एसिड दूसरे का फोर्थ आपस में लिंक होगा। और ये भी जो लिंकेज होती है ये भी अभी मैंने आपको नहीं बताया, ये डायरेक्ट लिंकेज भी हो सकती है और ये बनी हो सकती है 5 ग्लाइसिन अमाइनो एसिड से, जिसको पेंटाग्लाइसिन लिंकेज कहते हैं। ये डिफरेंस है ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव का, जो मैं अगली क्लास में आपको एक्सप्लेन करूंगी। बेसिकली ये सारा आपको एक्स्ट्रा पार्ट क्यों समझाया गया है? सिर्फ ये एक एनसीईआरटी की लाइन एक्सप्लेन करने के लिए। आप डायरेक्ट ये समझ के लाइन याद कर लो, सारा याद करने की जरूरत नहीं है इसमें। लाइन क्या है वो? एंटीबायोटिक, फर्स्ट एंटीबायोटिक है ये पेनिसिलिन, जो फंगस पेनिसिलियम से बनाई गई थी। वो इनहिबिट करती है ये वाली क्रॉस लिंकिंग को, जिस वजह से सेल वॉल नहीं बन पाएगी, तो बैक्टीरिया को मारना इजी हो जाएगा बॉडी के लिए। तभी तो हम एंटीबायोटिक्स खाते हैं जब हमें कोई बैक्टीरियल डिजीज होती है। क्लियर? ये सब आपको नहीं बताया गया, ये नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। बच्चा ये भी आपको नहीं बताया अभी मैंने, ये मैं आपको ग्राम पॉजिटिव और नेगेटिव के डिफरेंसेस में नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगी। तो ये सब अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास में समझ आ जाएगा। मैंने वो वाला भेज दिया मैम, जिसमें मैम फ्लो चार्ट वगैरह बना है मैम, PDF भेज दिया मैम। ओके बच्चा, ये बाकी बच्चे देख लेना। और ये आपको बता दिया मैंने, जो स्पेस है बिटवीन सेल वॉल एंड सेल मेम्ब्रेन उसको कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग मेम्ब्रेन है, लिपिड प्रोटीन की बनी है, सिमिलर टू यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। कई बार आपको क्वेश्चन आएगा कि प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोटिक सेल में क्या चीज सेम है, आंसर हमेशा बनेगा सेल मेम्ब्रेन। एक ही एक्सेप्शन है कि यहाँ कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, जो कि यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में होता है। कोलेस्ट्रॉल की जगह पे क्या है? केमिकल होपानोइड्स, जिनका काम है फ्लूइडिटी कम करना। कोलेस्ट्रॉल का भी सेम काम है। मेटाबॉलिकली बहुत एक्टिव है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन, सिंथेसिस ऑफ लिपिड, सेल वॉल का सिंथेसिस, ट्रांसपोर्ट, सेल डिवीजन, कई सारे फंक्शन कर रही है। इवन रेस्पिरेटरी एंजाइम भी कहाँ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। मेम्ब्रेन इनग्रोथ्स में आ जाती हैं कौन? मीजोसोम। और बच्चा ये अभी आगे आएगा आपको ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में, मीजोसोम सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होते हैं, नेगेटिव में नहीं होते। तो नेगेटिव में ऐसा नहीं है रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन होगी, पर वहां पे मतलब सरफेस एरिया नहीं सिर्फ इंक्रीज हुआ। पोजीशन के बेसिस पे दो तरह के हैं, सेप्टल एंड लेटरल मीजोसोम। काम है इनके जैसे डीएनए रेप्लिकेशन करवाना, सेल वॉल की फॉर्मेशन, डिस्ट्रीब्यूशन डीएनए का 2 इक्वल डॉटर सेल्स में, रेस्पिरेशन, सिक्रीशन, सरफेस एरिया इंक्रीज करना, एंड दे वर्क सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, जिस वजह से इनको क्या कहा गया है? कॉन्ड्रियोइड।
एक और ये वाला पॉइंट भी चलो मैं आपको बता दूं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब अंदर को इन्वेजिनेट कर रही है तो देखो पहले ऐसे बना रही है, वो पैरेलल स्ट्रक्चर ऐसी हैं, इनको कहते हैं लैमिले, ये लिखा हुआ है। फिर जो ऐसे ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनेगी इसको कहते हैं टिब्यूल्स, और जो छोटी छोटी ऐसी स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं वेसिकल्स। ये है लैमिले। बेसिकली ऐसे समझाया है कि इन्वेजिनेशन भी आगे कई तरह से हो रही है। ये टिब्यूल्स है और ये जो छोटे छोटे दो पार्ट हैं दीज आर वेसिकल्स। उस ये रहा, ये लिखा समझाया भी हुआ है यहाँ पे। बच्चा नोट्स वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं। मीजोसोम इज एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाला पॉइंट जो है बच्चा ये मैं आपको अभी ऐड करवाऊंगी बाकी बच्चों को भी। सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में जिसमें आता है साइनोबैक्टीरिया, पर्पल एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वहां पे एक्सटेंशंस प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को इन एक्सटेंशन मतलब इन्वेजिनेट ही हो रही है, जिसमें बनेंगे पिगमेंट्स। पिगमेंट्स किस लिए? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, लाइट अब्सॉर्ब करने के लिए। ऐसी स्ट्रक्चर्स का नाम है क्रोमैटोफोर्स। ये भी आपको डायरेक्ट ऐसी लाइंस आती है क्वेश्चंस में, क्रोमैटोफोर्स। ये आपको मैं ऐड करवा दूंगी बाकी सब बच्चों को भी नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं होंगे। फिर आउटग्रोथ्स में आ जाते हैं पिलाए फिम्ब्रे, जो मैंने आपको बताया पिलाए जो हैं पिलिन प्रोटीन के हैं, ये फिम्ब्रिन के बने हैं। ये सिर्फ एफ प्लाज्मिड जिसमें है वहां होंगे, ये सारे बैक्टीरिया में होंगे, क्योंकि इनका फॉर्मेशन कौन कंट्रोल कर रहा है? मेन डीएनए न्यूक्लियोइड। यहाँ लिखा है फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियोइड, और ये फॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड बाय एफ प्लाज्मिड। तो किसमें होंगे? सिर्फ एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया में, जो हेल्प कर रहे हैं किसमें? कॉन्जुगेशन में। एक मेथड है रिप्रोडक्शन का। न्यूक्लियोइड जीनोफोर प्रिमिटिव न्यूक्लियर सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसके अराउंड क्या नहीं है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, तो डीएनए किसकी हेल्प से पैक हुआ है? पॉलीअमीन्स एंड आरएनए। व्हाट आर पॉलीअमीन्स? नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। और बैक्टीरिया का डीएनए इज इक्विवेलेंट टू सिंगल क्रोमोसोम, जिसका नाम है प्रोक्रोमोसोम। और बैक्टीरिया में ज्यादा अमाउंट क्या होगा? ग्वाइनिन और साइटोसिन का। ये बैक्टीरिया में बेसिस होते हैं, नाइट्रोजन बेसिस 4 होते हैं। एक होता है एडेनिन और थाइमिन जो आपस में जुड़े हैं डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। एक होता है ग्वाइनिन एंड साइटोसिन जो जुड़े हैं आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जहां पे बैक्टीरिया के डीएनए में जीसी अमाउंट ज्यादा देखा गया है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग सेल्फ ऑटोनॉमस यूनिट्स हैं, मतलब अपने काम खुद कर रहे हैं। ये आगे उसके टाइप्स जो मैंने आपको समझा दिए हैं। ये तो वैसे भी लास्ट क्लास का ही टॉपिक है। एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कॉल प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड एंड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ये आपको करने की जरूरत नहीं है। पॉलीराइबोसोम मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया। एस का मतलब क्या होता है बच्चे? ये तो कल भी बताया था। Svedberg unit after the name of scientist। ये मैंने 70s राइबोसोम का साइज भी बताया हुआ है, 15 नैनोमीटर बाय 20 नैनोमीटर साइज है इसका। ये आप ऐड कर लेना सब बच्चे। फ्लैजिला ये रहा, इसमें बेसल बॉडी होगी, मैं आपको इसकी डायग्राम से बताती हूँ। ये रही बेसल बॉडी में, ये देखो ये वाला पार्ट है सेंट्रल रॉड, इसके अराउंड होती हैं रिंग्स जो 2 हो सकती हैं कुछ बैक्टीरिया में, कुछ में 4। वो डिफरेंस मैं आपको ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव में बताऊंगी। फिर होता है हुक जो 360 पे रोटेट होता है, जो इसको मूवमेंट कौन सी देता है? कॉर्क स्क्रू। कॉर्क स्क्रू इज जैसे हम बॉटल का कैप बंद कर रहे हो। और फिलामेंट वाला पार्ट किसका बना है? स्पाइरली अरेंज्ड यूनिट्स ऑफ फ्लैजिलिन प्रोटीन। लास्ट आ जाती हैं इंक्लूजन बॉडीज जो कि रिजर्व मटेरियल्स हैं साइटोप्लाज्म में विदाउट मेम्ब्रेन। ये वाले ग्रेन्यूल्स हैं फॉस्फेट वाले, साइनोफाइसिन स्टार्च स्टोरिंग एंड ग्लाइकोजन। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड जो है नॉन यूनिट फॉल्स मेम्ब्रेन बाउंड जो 2 से 4 नैनोमीटर थिक होगी। पीएचबी, पीएचबी का इंपॉर्टेंट है पॉलीबीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरेट जो कि कार्बन स्टोरिंग है। सल्फर ग्रेन्यूल्स एंड गैस वैक्यूल जो बुओयेंसी दे रही है और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में है। ये पीएचबी के साथ लिख लेना आप कार्बन रिजर्व। पीएचबी के साथ ये लिख लेना कार्बन रिजर्व, क्योंकि ब्यूटरेट इज 4 कार्बन, तो कार्बन रिजर्व है पीएचबी। यहाँ तक की बच्चे क्लास में करवाया है आपको मैंने। नेक्स्ट क्लास में हम टॉपिक शुरू करेंगे ग्राम स्टेनिंग। आई होप आप सबको ये समझ आ गया हो। अब आप इसको पढ़ना दोबारा से, फिर भी कुछ ना पता चले आप जस्ट मुझे मैसेज करना। उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपको वीडियो कॉल पे बता दूंगी, अदरवाइज मैं आपको वॉइस मैसेज से उसका रिप्लाई कर दूंगी आपको अगर कोई छोटा डाउट। ओके मैम। हाँ जी मैम आपने कहा था कि फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट हॉलो स्ट्रक्चर, बट मैम वो तो उसमें फ्लैजिलिन नहीं है पैरेलली अरेंज्ड।